इस परिवर्तन की लड़ाई इस देश को दिशा और दशा दे सकती है तो माननीय बहन जी दे सकती हैं, क्योंकि इस देश के अंदर बहन जी से बेहतर शासक और प्रशासक अभी कोई नहीं है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 के बीच में रही और सभी लोगों ने देखा, सपा और भाजपा 2012 से 21 तक अभी जो चल रही है, 4.5 साल हो गए, दोनों में सबसे बड़ी एक समानता थी, वो समानता थी गुंडाराज। जो बेहतरीन समानता थी वो गुंडाराज, और इससे बड़ी एक और समानता थी विकास के वादे तो करना लेकिन विकास का कोई काम ना करना। आज आपको मानवर इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, और हमारे दो साथी माननीय एडवोकेट श्याम अम्बेडकर जी और परम आदरणीय माननीय एडवोकेट तरुण कुमार जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और आपके कैमरामैन साहब हैं, और हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। आपको एक चीज़ अवगत करा देना चाहता हूँ, इन दोनों में एक और सबसे बड़ी समानता थी, वो था भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पैदा करना और किडनैपिंग, अपहरण, फिरौती, ये सब कम करना, और ब्राह्मणों की हत्याएं करना, दलितों की हत्याएं करना, ये सब इनके कॉमन वर्क थे। विकास की तुलना अब मैं कर देता हूं कि पिछले 10 साल से 2012 से लेकर के 2021 के बीच में 2022 तक उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में का विकास देख लीजिए, और 2012 से लेकर के 22 का विकास देख लीजिए, तो आपको बेहतर चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सबसे पहली चीज़ बता देता हूं कि 2007 से लेकर 12 के बीच में माननीय बहन जी ने 10 से 15 यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, और बहन जी का तो प्लान था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला ना हो जहां पर सबसे बड़ा सिविल मेडिकल हॉस्पिटल कॉमन पर्पज़ के लिए अवेलेबल ना हो सभी के लिए। फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा बहन जी का अंतिम उद्देश्य था, और प्रथम उद्देश्य था, उसको लागू किया माननीय बहन जी ने। हमने यूनिवर्सिटी बनवाई, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए, बहुजन समाज पार्टी ने रोड, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें डेवलप की। आप भूल सकते हैं भारत के अंदर ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर इंटरनेशनल कार रेसिंग के लिए सबसे बड़ा ट्रैक बनाया गया? ये जीके में आता है, आईएएस के क्वेश्चन आया, लेकिन लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल कार रेसिंग, नोएडा इंटरनेशनल सिटी डेवलप करने का माननीय बहन जी ने काम किया, और वर्ल्ड के टॉप 10 रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय बहन जी ने अपने एक्सप्रेस वे दिल्ली से लेकर के आगरा, और आगरा से लेकर लखनऊ तक बनाने का काम माननीय बहन जी ने का प्लान था, और आगरा तक चालू हो गया था। आगे आगरा से लेकर लखनऊ का तक कार्य हमारा चल रहा था, और उसके लिए बहन जी ने एडवांस में बजट एलोकेशन किया था। समाज पार्टी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। सभी पार्टियों का जो कंपटीशन हो बहुजन समाज पार्टी से है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो। ये सभी पार्टियां आपस में मिलकर हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का काम करती हैं, बहुजन समाज पार्टी से विरोध में चुनाव लड़ने का काम करती हैं, और आपस में मिली भगत से चुनाव लड़ती हैं। पहली बात, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या, पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तविक संघर्ष क्या है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा सबसे पहले है, इस देश के अंदर SC, ST, OBC माइनॉरिटी और इस देश के गरीब और सताए हुए लोगों को इस देश में शासन का मतलब है सरकारों में भागीदारी, और प्रशासन का मतलब है सरकारी नौकरियां, शिक्षण संस्थानों में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करवाया जाए, जिससे गरीब, आम आदमी, आदिवासी और SC, ST, OBC माइनॉरिटी और सवर्णों में जो गरीब व्यक्ति हैं, सताए हुए लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाए। ये मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ, ये विचारधारा नहीं है। माननीय जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में सरकार बनी, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को करके भी दिखाया। उस टाइम पर उत्तर प्रदेश में 35,000 विद्यालय ऐसे थे, प्राथमिक विद्यालय और जूनियर प्राथमिक विद्यालय, जो स्कूल तो चल रहे थे,
लेकिन वो स्कूल कहाँ चल रहे थे? वो स्कूल पेड़ों के नीचे चल रहे थे, जिनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं था। तो माननीय बहन जी ने उन 35,000 स्कूलों को सबसे पहले आते ही उनमें एक बिल्डिंग प्लान बनाने के लिए एक बजट एलोकेशन किया और 1 साल के अंदर डायरेक्शन दिया लोकल गवर्नेंस को कि ये सभी विद्यालय जो हैं जल्दी से जल्दी इनकी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके इनको चालू करने का काम किया जाए। और दूसरे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जितने प्राथमिक विद्यालय थे, किसी भी प्राथमिक विद्यालय में या जो इंटरमीडिएट के थे, हाई स्कूल के थे, किसी भी विद्यालयों में जो फीमेल स्टूडेंट होते थे, गर्ल्स स्टूडेंट होते थे, गर्ल्स विद्यार्थी होते थे, तो उनके लिए कहीं भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती थी। तो माननीय बहन जी की सरकार आते सबसे पहले माननीय बहन जी ने इस चीज़ को सुनिश्चित करवाया कि इस प्रदेश के अंदर जो 50% आबादी है, महिलाओं की आबादी है और जो लड़कियों की आबादी है, उनके लिए किसी प्रकार की कोई असामाजिक व्यवस्था ना उत्पन्न हो पाए और वो विद्यालय जाने शुरू काम करें। इतना ही नहीं, माननीय बहन जी ने सभी बच्चों को स्कॉलरशिप सुनिश्चित की। तो जो लॉ एंड ऑर्डर हमारा रहा 2007 से 12 के बीच में, आज माननीय बहन जी कहती हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है, प्रबुद्ध वर्ग ने तो मन बना लिया। अरे उनसे समझदार कौन है? उन्होंने तो कह दिया कि माननीय बहन जी की ही इस उत्तर प्रदेश को संभाल सकती हैं और देश को संभाल सकती हैं। 22 में उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी और 2024 में केंद्र बहुजन समाज पार्टी का होगा। आज इस देश की तमाम लोग, इस देश के तमाम सताए हुए लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी, सवर्ण, सताए हुए लोग, डराए हुए लोग, महिलाएं माननीय बहन जी की तरफ सहारा लगा करके बैठी कि अब इस परिवर्तन की लड़ाई, इस देश को दिशा और दशा दे सकती है तो माननीय बहन जी दे सकती हैं, क्योंकि इस देश के अंदर बहन जी से बेहतर शासक और प्रशासक अभी कोई नहीं है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 के बीच में रही और सभी लोगों ने देखा, सपा और भाजपा 2012 से 21 तक अभी जो चल रही है, 4.5 साल हो गए, दोनों में सबसे बड़ी एक समानता थी, वो समानता थी गुंडा राज। जो बेहतरीन समानता थी वो गुंडा राज, और इससे बड़ी एक और समानता थी, विकास के वादे तो करना लेकिन विकास का कोई काम ना करना। आज आपको मानवर इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, और हमारे दो साथी माननीय एडवोकेट श्याम अम्बेडकर जी और परम आदरणीय माननीय एडवोकेट तरुण कुमार जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और आपके कैमरामैन साहब हैं, और हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। आपको एक चीज़ अवगत करा देना चाहता हूँ, इन दोनों में एक और सबसे बड़ी समानता थी, वो था भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पैदा करना और किडनैपिंग, अपहरण, फिरौती, ये सब कम करना, और ब्राह्मणों की हत्याएं करना, दलितों की हत्याएं करना, ये सब इनके कॉमन वर्क थे। विकास की तुलना अब मैं कर देता हूं कि पिछले 10 साल से 2012 से लेकर के 2021 के बीच में 2022 तक उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में का विकास देख लीजिए और 2012 से लेकर के 22 का विकास देख लीजिए, तो आपको बेहतर चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सबसे पहली चीज़ बता देता हूं कि 2007 से लेकर 12 के बीच में माननीय बहन जी ने 10 से 15 यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, और बहन जी का तो प्लान था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला ना हो जहां पर सबसे बड़ा सिविल मेडिकल हॉस्पिटल कॉमन पर्पज़ के लिए अवेलेबल ना हो सभी के लिए। फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा बहन जी का अंतिम उद्देश्य था और प्रथम उद्देश्य था, उसको लागू किया माननीय बहन जी ने। हमने यूनिवर्सिटी बनवाई, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी ने रोड, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें डेवलप की। आप भूल सकते हैं भारत के अंदर ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर इंटरनेशनल कार रेसिंग के लिए सबसे बड़ा ट्रैक बनाया गया? ये जीके में आता है, IAS के क्वेश्चन आया, लेकिन लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल कार रेसिंग, नोएडा इंटरनेशनल सिटी डेवलप करने का माननीय बहन जी ने काम किया, और वर्ल्ड के टॉप 10 रोड में
वर्ल्ड के टॉप 10 रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय बहन जी ने यमुना एक्सप्रेस वे दिल्ली से लेकर के आगरा और आगरा से लेकर लखनऊ तक बनाने का काम माननीय बहन जी ने का प्लान था और आगरा तक चालू हो गया था। आगे आगरा से लेकर लखनऊ का तक कार्य हमारा चल रहा था और उसके लिए बहन जी ने एडवांस में बजट एलोकेशन किया था। अब आते हैं सपा और भाजपा का विकास देख लीजिए। 7 से 12 के बीच में सपा सरकार रही। आप बता दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है आपने, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया आपने। आपने पैदा किया भय, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, गरीबों को सताना। उत्तर प्रदेश के गरीब, आदिवासी, ब्राह्मण, मुसलमानों सबको दबाने का काम आपने किया, क्योंकि आपकी जो सत्ता की चाबी थी वो केवल 4 घरों में थी। आपस में आप तो बंदर बांट करके लड़ रहे थे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अब आ जाइए 2017 से लेकर के जो 22 की सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी जनता सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के वादे आपको याद होंगे। मुझे नहीं लगता है कि आज आप कम से कम 20 लाख रुपए तो आपके पास होने चाहिए। शायद आप भूल गए होंगे, आप तो पत्रकार हैं महोदय, आपको पता होना चाहिए। आपसे बेहतर कौन है? आप तो सरकारें गिराते हैं और सामाजिक परिवर्तन की इस देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक उदारीकरण की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। सर्वप्रथम आपसे कहा गया कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में। 15 लाख तो आपके खाते में आ गए होंगे। चलिए 15 लाख आ गए। इसके बाद आई बात जीएसटी की। आपने देश में जीएसटी लागू कर दिया, फिर उसमें आपने 48% आपकी जीएसटी कट गई। चलो 48% जीएसटी काट लो, बाद बाकी 15 लाख के तो वापस दो। दिए आपको? नहीं दिए। चलो वो भी मान लेता हूँ। फिर कहा गया कि जन धन योजना के तहत आप सभी लोग खाता खुलवाइए। पूरे देश के लोगों को लाइन में लगा दिया खाता खुलवाने के लिए। और इस देश के गरीब, किसान आज कौन रोड पे नहीं है? आदिवासी, मजलूम, मजदूर सभी लोग लाइनों में खड़े हो गए। और जब लाइन में खड़े हुए अपने पैसे जमा कराए तो उसके 20 दिन बाद एक नया नियम आ जाता है कि अगर आप अगर अपने खाते में पैसा इससे कम 1000 से या 5000 से कम रखते हैं तो आपका इतना पैसा हर महीना कटेगा। तो इस देश के मजदूर समाज ने, गरीब समाज ने, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी जो लोगों ने पैसा अपने खाते में 1000-2000 जमा किए तो वो भी कट गए, वो भी कट गए। अब उसके बाद एक देश के अंदर नया ड्रामा चालू होता है। मैं इंग्लिश में उसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं और हिंदी में उसे अमुद्रीकरण और आम भाषा में उसे नोटबंदी कहते हैं। जब इस देश के अंदर नोटबंदी हुई तो इस देश की अर्थव्यवस्था को 2017 में तोड़ने का काम किया गया। वो एक ऐसा सूट ग्रहण था जिससे आज भी समाज के अंदर हैंडीकैप बच्चे नहीं, हैंडीकैप व्यापारी पैदा हो रहे हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आज मैं तो लॉयर हूँ, हमारे यहाँ डेली भीड़ लगी रहती है कि सर मेरे पास बैंक वाले घर में घुस गए, पैसा नहीं दे पाया, सर कुछ काम धंधे बिगड़ गए। पहले तो जीएसटी ने मारा, जीएसटी के बाद नोटबंदी ने मारा, नोटबंदी के बाद महंगाई ने मार दिया। आज आप देख सकते हैं पेट्रोल की कीमत कितने रुपए लीटर है सर? आपको नहीं पता? 104 रुपये। 104 रुपये लीटर। और आपकी आमदनी में कितने % बढ़ावा हुआ? कुछ नहीं, कुछ कोई बढ़ावा नहीं है। आज जो पेट्रोल की कीमत आज के हिसाब से अगर सरकार का हम 20% टैक्स भी मान लें तो 55 रुपये लीटर से महंगा पेट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कितना चल रहा है? डबल रेट पे। वही डीजल की कीमत है। आम जनता करेगी तो क्या करेगी? क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अलावा बता दें तो महंगाई। इसके बाद सुन लीजिए, इस देश के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, सरकार का मतलब होता है आप प्राइवेट उद्योगों को सरकारीकरण करें, ना कि प्राइवेटाइजेशन करें। आपने रेलवे बेच दिया, आपने बैंकों को बेचने का काम किया, आपने LIC को बेचने का काम किया। इवन ऑल PSUs हैज बीन डिसइन्वेस्टेड। अगर सारे PSU को आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं तो आम गरीब आदमी के बच्चों के पास क्या साधन संसाधन है? अब आप सबसे बड़ी बात किसान की करते हैं।
3 आप ऐसे कानून लेकर के आए जिससे इस देश का जो किसान आंदोलन चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। इस देश के अन्नदाता रोड पर हैं, जिससे आप जीवित हैं, जिनका भोजन पा करके आप जीवित हैं। और सांस लेने की बात तो छोड़िए कि इससे दुखद क्या हो सकता है कि जब सांस लेने की बात आई तो लोग बगैर सांस लिए तड़प तड़प के मर गए, आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए। जब सांस की आवश्यकता थी तो सांस देने वालों को मारा, सांस लेने वालों को मारा, और जब अन्न देने की बात आ रही, जिनसे अन्न चाहिए उनको अन्न देने वालों को आप मार रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। इस देश में आप क्या चाहते हैं? सिविल वार चाहते हैं? किसान रोड पे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रोड पर हैं, मुस्लिम रोड पर हैं, दलित आदिवासी माइनॉरिटी सारे रोड पर हैं। क्या ये 7 NCR और 5 कालिदास मार्ग से इस देश की सरकारें चलेंगी? परिवर्तन तो लाना होगा, आपको समझना होगा इस देश के। ये भारतीय संविधान, ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलने वाला देश है। यह देश हम सभी का है। इस देश के वासियों ने खून पसीने से सींचा और यहाँ तक बढ़ा करके लेके आए हैं। अगर इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी दबाने का काम कर रही है, किसानों के आंदोलन को दबाने का काम कर रही है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत इस बात पर विचार करना चाहिए और जो 3 किसान विरोधी बिल हैं उनको वापस लेना चाहिए। इतना नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि CA, NRC, NPR और ये जो सेंसस का प्रोफार्मा ऐसे भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि इस देश में संविधान सबसे बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को समझना होगा। और इतना ही नहीं, अभी आप देखिए जो कोविड की सिचुएशन रही इस देश के अंदर, जब सब जगह ऑक्सीजन ख़त्म हुई थी, दिल्ली के अंदर लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे, तो वो ऑक्सीजन आई कहाँ से? वो ऑक्सीजन नोएडा के ओमेक्स प्लांट से आई, जो माननीय बहन जी ने 2007 से 12 के बीच में मानव काउंसिल ऑफ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का काम किया था, जिसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया था। और वो इतना बड़ा प्लांट था कि वो 4 राज्यों को अकेले ही ऑक्सीजन दे सकता था। उसी बहुजन समाज पार्टी की परम आदरणीय सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो 2007 से 12 की सरकार में प्लांट बनाया गया था, उसी से सब जगह ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया गया है। तो आप अब इतनी बात मेरी सुनने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि संघर्ष क्या, किसका और किससे है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।